हेलो, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव का। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी है ज्योति डागर जिन्होंने एफसीआई एजी 3 डेपो एग्जामिनेशन क्लियर किया है और साथ ही साथ आरआरबी क्लर्क। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ज्योति, हम बहुत मेहनत करते हैं किसी एग्जामिनेशन के लिए। अलग अलग स्टेजेस होते हैं एंड देन finally you get to have the result that you actually aspire for. वो रिजल्ट आज आपके साथ है, how do you feel about it? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली अब मतलब दो सिलेक्शन हो चुके हैं, तो अच्छा लग रहा है काफी, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी। बिकॉज काफी सारे एग्जाम्स, इवन मैंने एसबीआई पीओबी मेरा फाइनल सिलेक्शन 2 मार्क्स से रुका है। बहुत सारे पीयू एग्जाम्स, मतलब फाइनल सिलेक्शन जो मेरे इंटरव्यू आउट से होने के बाद अब फाइनली एफसीआई जो बहुत अच्छी जॉब जिसको बताते हैं, तो इसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया है, और एक आरआरबी जो है इसमें भी। तो फाइनली आई एम वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर माय 2 सिलेक्शंस। ज्योति, आपने बताया कि बहुत सारे एग्जामिनेशन दिया और 2 नंबर से, पॉइंट नंबर से कभी रह जाता है और फाइनली एक ऐसा एग्जामिनेशन विच इज वेरी प्रेस्टिजियस, यू क्लियर्ड इट। तो जब पूरी पूरी जर्नी को देखते हैं, अभी हमने बताया, आपने बस बताया कि इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग, बट जब पूरी जर्नी को देखते हैं, इज इट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन की इतनी जो मेहनत की थी फाइनली कुछ रंग लेकर आई है? यस मैम, क्योंकि इतना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होना और एक गवर्नमेंट जॉब पाना आज के टाइम में, कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा कंपटीशन में कुछ बच्चों में सिलेक्ट होना बहुत बहुत अच्छी बात होती है। बहुत प्राउड फील होता है फैमिली को भी। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है फाइनली, मतलब सिलेक्शन होने के बाद जो जितना भी ऐसा लगता है कि फेलियर्स, लॉट ऑफ फेलियर्स के बाद जब सिलेक्शन जब आता है ना हाथ में, और वो भी गवर्नमेंट, तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है। तो वो एक सेटिस्फेक्शन आ ही जाती है। थोड़े से इस एग्जामिनेशन के बारे में बताएं। मैम एफसीआई एजी 3, वैसे तो मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट जब ये एग्जाम आया, लाइक इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर लास्ट ईयर 2022 में आया था, और जैन में 21 जैन को इसका प्री एग्जामिनेशन था। जिसका प्री एग्जाम का जो लेवल था, लाइक अगर हम सिलेबस की बात करें, तो ये बैंकिंग और एसएससी दोनों का मिक्स था। और जो सिलेबस था, मतलब क्योंकि काफी टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, तो एग्जाम मेरे को बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं लगा, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्स देने के बाद प्रैक्टिस हो ही जाती है। तो इसमें रीजनिंग, क्वांट, जीए एंड इंग्लिश, ये 4 सेक्शन थे, और उसमें 25 25 मार्क्स का पर ई सेक्शन था। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, मतलब एवरेज था, जैसे क्लैरिकल का होता है तो उस टाइप का लेवल था। हाँ, जीए थोड़ा अलग था। जीए में जैसे हम बैंकिंग में क्या होता है, थोड़ा बैंकिंग ओरिएंटेड जीए आता है। बट जैसे एसएससी में क्या होता है, कुछ हिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस आता है। तो वो कुछ इस तरह का जीए था, जो थैंकफुली गौरव सर की हेल्प से, क्योंकि उनको फॉलो करते हैं करंट अफेयर और वो सारे एरियाज को कवर करते हैं, तो उनकी हेल्प से वो बहुत अच्छा किया। देन मेंस की बात करें, तो मेंस का भी सिलेबस बिल्कुल ऐसा ही था, बट हाँ उसमें टाइम लिमिट थोड़ी कम थी। और जीए की वजह से ही, फिर से बोलेंगे, जीए की वजह से इसमें काफी अच्छे स्कोर देखने को मिला है। क्योंकि क्वांट में जो क्वांट का लेवल था वो इजी था, मगर उसमें टाइम लिमिट इतनी ज्यादा कम थी कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रही थी। रीजनिंग, आई एम गुड इन रीजनिंग, तो वो सारा किया था। बट जो मतलब करंट अफेयर में जिसने अच्छे मार्क्स ले लिए और क्वांट में नहीं कर पाया, तो मतलब वो सिलेक्शन ले लिया उसने। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ जीए आई एम सिलेक्टेड। जैसे आपने बताया रिटर्न स्टेज के बारे में, हम रिटर्न स्टेज के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, लेवल्स क्या रहते हैं क्वेश्चन के और कैसे प्रैक्टिस करना है, एवरीथिंग अबाउट। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो जो बैंकिंग का, और कुछ बच्चे जैसे एसएससी का होता है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं, मिक्सड एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज। तो कुछ कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं, अगर जैसे बहुत ज्यादा टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी है वो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उसके क्वेश्चंस इसमें कम थे। और जो मेन टॉपिक्स हैं, तो वो क्वांट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं आते, मॉडरेट लेवल पे आता है। प्री में ऑल दो इजी होते हैं, मेंस में थोड़ा मॉडरेट लेवल आ जाता है। मतलब थोड़े कैलकुलेटिव था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। क्वेश्चंस को अगर किसी ने अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी है, उसने क्वेश्चन को समझ लिया है। और ट्रिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अप्रोच होती है, अगर वो अच्छी अप्रोच किसी ने अपनाई है, तो क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होंगे।
क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कैलकुलेशन जो है बहुत लेंदी करते हैं, क्वेश्चन समझ आता है, बट यहाँ पे सिलेक्शन लेना इज ऑल अबाउट की ट्रिक्स। जिसकी अप्रोच अच्छी होगी वो निकाल लेगा। रीजनिंग बहुत इजी था, मतलब पर्सनली मेरे लिए इजी था बिकॉज आई लाइक रीजनिंग सब्जेक्ट। तो रीजनिंग भी बहुत ज्यादा हाई नहीं आता है, मॉडरेट आता है। प्रैक्टिस जिसने बहुत अच्छा किया होगा, लाइक कुछ पजल्स थे एंड थोड़ा बहुत जैसे एसएससी में आते हैं, एसएससी की रीजनिंग होती है, तो कुछ इस तरह से रीजनिंग थी। एंड बोर्ड एंड सॉरी, लाइक वो ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड सम एंड फ्यू क्वेश्चन सिलॉग्स के जो क्वेश्चंस थे, तो वो कुछ इस तरह के थे। और 25 क्वेश्चंस होते हैं तो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें करंट अफेयर सेक्शन की, तो करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन जो थे हिस्ट्री से थे। हिस्ट्री में, और हिस्ट्री भी ऐसा नहीं होता है कि हमें करंट अफेयर मतलब बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। सारा करंट अफेयर जो हमने करंट मतलब जो चल रहा होता है, मतलब जो भी हम लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम पे जिस जिसके बारे में बात हुई होती है, तो वही करंट अफेयर में आता है। हमें बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक नहीं होना कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। कि एसएससी के लिए भी जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बैंक में इतना ज्यादा बैंकिंग का पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स नॉट लाइक दैट। जो आप करंट अफेयर कर रहे हो उसको पूरा अच्छे से करो, और मल्टीपल रिविजन्स आर मस्ट। बिकॉज रिविजन्स नहीं होंगे तो बिल्कुल भी मतलब वो सारा खराब हो जाएगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो इट्स बेटर आप एक चीज करें, मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाती है। और एग्जाम्स में फिर क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर क्लिक हो जाता है। सो दिस इज द एग्जाम स्ट्रक्चर। ज्योति, आपने अभी बात की अप्रोच अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, तो वो अप्रोच कैसे डेवलप करनी है, कैसे समझनी है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि आई थिंक अप्रोच इज समथिंग दैट विल मैटर द मोस्ट। यस मैम। लाइक मेन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे रीजनिंग एंड क्वांट, बिकॉज एफसीआई में यही आता है और बैंकिंग में भी यही था। तो रीजनिंग और क्वांट एंड इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर द बेसिक्स। कि बेसिक्स पहले, सबसे पहले तो क्या होता है, सिलेबस को अच्छे से थॉरली पढ़ो। सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, सिलेबस पता नहीं होता है कि क्या क्या आना है। क्योंकि पर्टिकुलर जैसे अगर मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स दिए हैं तो उसमें पजल्स की वेटेज बहुत ज्यादा होती है। सिलॉग्स की वेटेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बैंकिंग में भी मेरे को पजल्स ने बहुत ज्यादा हेल्प। तो पजल्स बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पजल्स होती हैं। अगर हम वो पजल्स जो हैं प्रैक्टिस करेंगे, पहले बेसिक करते हैं जैसे प्री एग्जामिनेशन की, और लेवल से, लोअर लेवल से लाइक क्लरिकल लेवल से पीओ लेवल तक प्रैक्टिस करें। और उसमें मिस्टेक्स, क्योंकि रीजनिंग की जो मेन थिंग है उसमें क्या है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है, इमिडिएटली अबव एंड लोअर, जस्ट लोअर, तो कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, पूरा आंसर गलत हो जाता है, मतलब 5 क्वेश्चन वो पूरे गलत हो जाते हैं। और क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन भी गलत होएगा तो 1.25 मार्क्स जाएगा। सो इसमें क्या होता है, रीजनिंग के लिए तो प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड थिंग इज क्वांट। क्वांट में टॉपिक्स चेक करो सबसे पहले, तो आप किस किस टॉपिक्स में अच्छे हो। क्योंकि क्वांट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सारे की सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। लाइक मेरे को प्रोबेबिलिटी वाला सेक्शन जो है वो अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा सारे सेक्शन जो है वो काफी क्लियर हैं, बट प्रोबेबिलिटी वाला ऐसा लगता है नहीं, बहुत मतलब कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो वो चीज, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी होते हैं, बट मेंस लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया था। इसके अलावा एवरेज परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अगर आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि वो मेंस लेवल पे, जैसे ही आप हायर लेवल पे जाएंगे एग्जाम जितना डिफिकल्ट होता चला जाएगा, बस उसमें क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है। और जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस को थोड़ा सा बस मोल्ड कर दिया जाता है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल वही रहती है, और अप्रोच हमारी तब चेंज होती है अगर हम प्रैक्टिस करते रहे। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फ्रॉम लाइक इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एंड अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही हमारी अप्रोच अच्छी होती है। क्योंकि क्वेश्चंस जैसे क्या होता है, हम डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं तो इजी लेवल के क्वेश्चंस में हमें क्या होता है, कुछ स्टेप्स जो है वो सॉल्व ही नहीं करने पड़ते। हमें क्या है, वो स्टेप्स जो है स्किप कर देते हैं, बिकॉज जब हम क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तो वो एक एक स्टेप को हम लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करते हैं तो वो इजी स्टेप्स हम माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमारी अप्रोच काफी अच्छी हो जाती है। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में भी क्या होता है, सबसे पहले तो क्योंकि आजकल सभी इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो इंग्लिश बहुत ज्यादा ऐसे टफ नहीं आती है। जो जनरल बेसिक रूल्स होते हैं, लाइक 120 ग्रामर रूल्स हो गए, तो उनको सबसे पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर लो, एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस न्यूज़पेपर रीडिंग एंड थ्रू मॉक्स
उन्हें सॉल्व करके ही क्या होता है, अपने आप मार्क्स इंप्रूव होने लगते हैं। वोकैब, अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो वोकैब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स के आ जाते हैं, स्पेलिंग एरर आता है, सेंटेंस एरर आते हैं। तो वो क्या है कि हम प्रैक्टिस करके और न्यूज़पेपर रीडिंग करके ही उसको सही कर सकते हैं। उसमें मार्क्स जो है काफी अच्छे हमारे इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने आरआरबी का दिया है तो उसमें इंग्लिश फ्री में नहीं आता है। मगर मेंस में क्या है, कुछ सेक्शंस होते हैं, अगर आप क्वांट में अच्छे नहीं हो तो आप इंग्लिश में अच्छे स्कोर लेके आ सकते हैं। तो काफी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अप्रोचेस पे काम करेंगे, और मिस्टेक्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, मिस्टेक्स को नहीं देख रहे हैं तो फिर कुछ फायदा नहीं। तो हर एक चीज को, हर एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्योति, स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा? सो मैम, गौरव सर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गौरव सर को मैंने रिसेंटली लाइक करंट अफेयर मैंने बहुत अलग अलग सोर्सेज से देखा कि क्या मतलब इतना ज्यादा टफ भी ना हो, क्योंकि करंट अफेयर्स बिल्कुल भी याद नहीं होते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारे एस्पायरेंट्स की, कि करंट अफेयर्स के लिए कुछ ऐसा मिल जाए कि वो बस माइंड में ऐसे बैठ जाए एकदम से, हम भूले नहीं। तो गौरव सर का सबसे अच्छा जो लगता है कि एक तो वो बहुत वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, और वो वन लाइनर क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होते हैं और उसके अंदर जो पूरा कंसेप्ट वो बताते हैं, मतलब पूरे एक क्वेश्चन दिखने में भी क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि दिखने में भी छोटा है, और सारा कंसेप्ट, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी, बहुत ही अलग है, मतलब वेरी डिफरेंट। एंड बिल्कुल याद आ जाती है। उसके बाद 300 सीरीज जो है, उसके बाद सर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज चलाते हैं, उसमें क्या होता है, रिवीजन हो जाता है। तो काफी बार मल्टीपल रिवीजन सर ही करा देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती जीए। और जीए में क्या होता है ऐसा, क्योंकि मेन क्या होता है कि रीजनिंग और क्वांट में आप अच्छे मार्क्स ले हैं, जीए में अगर 20 मार्क्स, या तो आप जीए को अच्छे से याद कर ले, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी सेक्शंस को अच्छा कर ले। बट अगर आप गौरव सर को फॉलो करेंगे तो इजिली हम 20 नंबर लेके आ सकते हैं आउट ऑफ 40। तो उसमें हमारी टेंशन खत्म हो जाती है, और हमारी जो मेंस का मार्क्स स्कोर है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है मेंस में, जैसे मेरा एसबीआई पीओ में या काफी और भी अलग अलग रीजंस होते हैं, हमारे मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं। और वही अगर हम ज्यादा मार्क्स जीए में स्कोर कर लेंगे तो हम कट ऑफ से काफी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, और फिर सिलेक्शन हो जाता है। आई सीरियसली थैंक यू गौरव सर, and I personally want to meet you if ever I get time। एंड आगे बहुत गौरव सर ने को मैसेज किया था, तो ही मोटिवेट मी कि अभी तो बहुत एज पड़ी है, अभी और आगे प्रिपेयर करो। सो डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर फर्दर। ज्योति, आई थिंक गौरव सर इज ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड वो आपकी बात जरूर सुन रहे हैं, एंड आई एम श्योर वो आपकी जो विश है ही जस्ट फुलफिल इट वेरी वेरी सून। थैंक यू मैम। सेशन के end में कुछ फाइनल टिप्स, सजेशन? मैम, मैंने क्योंकि काफी सारे फेलियर्स देखे हैं, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा जो दुख हुआ था वो कि जो पीओ लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ही कम मार्क्स से, मतलब एनआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फाइनल मेरिट आउट होना, एसबीआई पीओ से मेरिट आउट होना, और भी पीओ जो मतलब प्राइवेट बैंक है उससे मतलब मेरिट आउट होना, वो बहुत बड़ी बात होती है, और कुछ कुछ पॉइंट से। तो उसमें क्या होता है कि हमें उससे दुखी नहीं होना, हमें क्या सीखना है कि हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि हम आगे और अच्छे एग्जाम्स होते हैं उन पे काम कर सकते हैं। मतलब उससे क्या होता है, हमें मोटिवेट होना है, उससे ऐसे घबराना नहीं है कि अब क्या होगा, हम तो पीछे रह गए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम कम हैं किसी बच्चे से। एवरेज एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स ले रहे हैं, मतलब कोई भी, क्योंकि क्राइटेरिया 60% का है। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द थिंग, लाइक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। एंड आई बिलीव इन हार्ड वर्क, हार्ड वर्क पे अपना 100% ट्रूली हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जॉब लगती है। Thank you so much, Jyoti, and the entire team is very proud of you. We wish you good health, good luck. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।